आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो कल लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 स्टार्ट किया था हमने, जो चैप्टर 7 का, उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें तकरीबन हाफ हमने कवर कर लिया था। हाफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर में कवर होगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को कवर करने के बाद फिर आज के लेक्चर में प्लान्ड है कि हमने असेसमेंट टेस्ट डिस्कस करना है। आपका जो परसों टेस्ट हुआ था, कल उसका सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था ताकि आप उसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर लें। आपको जो कंसेप्ट समझ में नहीं आए उनको हाईलाइट कर लें, वो आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे। और फिर केस स्टडी प्रैक्टिस करेंगे हम। केस स्टडी की प्रैक्टिस के लिए आज आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 7 हमारा रिलेट करता है एथिकल प्रोविजंस से, कोड ऑफ एथिक्स से। इसमें हमने ये पढ़ा कि कोड ऑफ एथिक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, उसके बाद थ्रेड्स और फिर सेफगार्ड। तो अभी हम फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, यानी वो कौन से असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी प्रोफेशनल डीलिंग्स में अमल करना है। वो 5 प्रिंसिपल थे: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। इसमें इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी वो हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 3 कंसेप्ट कवर करेंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको याद होगा, कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसमें अहम चीज क्या है कि हमें अपने, देखिए ऑडिटर के पास एक यूनिक पावर है, क्या कि ऑडिटर क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, क्लाइंट के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनीज एक्ट ने जिम्मेदारी लगाई उसके ऊपर कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन जहां पे लॉ ने हमें इतनी पावर दी, वहां पे हमारे पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाई। उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास आप क्लाइंट से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगे फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन फिर आप पे भी जिम्मेदारी है क्या कि आप उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें। हमने कहा कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब है? उसने कहा कॉन्फिडेंशियल के 2 मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना, और दूसरा खुद भी यूज नहीं करना। ना डिस्क्लोज करना है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को, ना ही यूज करना है, ठीक है। जैसे कल हमने एग्जांपल में, मैंने आपको एग्जांपल शेयर की थी, अगर हम क्लाइंट के खुद शेयर्स परचेज कर लेते हैं उसका प्रॉफिट देख के, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं तो फिर डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो दोनों चीजों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। फिर उन्होंने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करता है विद इन द फर्म भी, विद इन सोशल एनवायरनमेंट भी और एक्स क्लाइंट भी। ये बात भी कल डिस्कस हो गई थी। अब इसकी एक्सेप्शंस की तरफ आते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शंस का मतलब यह है कि क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक्सेप्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज कर सकते हैं। और एक्सेप्शन याद रखें, पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे अहम, जो पास्ट ICAP का ट्रेंड है उसके मुताबिक सबसे अहम कंसेप्ट यही है, एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, 2 नंबर के साथ पूछ सकता है, बताओ भाई प्रोफेशनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करो, इंटेग्रिटी को एक्सप्लेन करो। लेकिन जो ज्यादातर उसने क्वेश्चन पूछे हैं वो एक्सेप्शंस में, इसलिए एक्सेप्शंस को तसल्ली से हमने समझना है अच्छे तरीके से। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? वो कौन सी सिचुएशंस है जब ऑडिटर क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज कर सकता है। पहली एग्जांपल बता रहा है, कह रहा है व्हेन परमिटेड बाय क्लाइंट, जब क्लाइंट खुद इजाजत दे दे कि हाँ मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो, हम कहेंगे ठीक है, जब आप खुद इजाजत दे रहे हैं तो हमें क्या टेंशन है, हम बिल्कुल डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर क्लाइंट इजाजत दे दे कि हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो, क्या हम थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज कर सकते हैं? और बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोर्ट, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोर्ट, ये 2 लफ्ज समझने की जरूरत है, रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोर्ट। इसके आगे फर्दर वो एग्जांपल देते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगी एग्जांपल, 2 एग्जांपल। एक रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब समझाने के लिए उसने एग्जांपल दी, और एक रिक्वायर्ड बाय कोर्ट का मतलब एग्जांपल दी। रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब क्या है कि किसी ना किसी कानून की किताब में, किसी ना किसी एक्ट में, किसी ना किसी ऑर्डिनेंस में ऑडिटर की अगर जिम्मेदारी लगा दी गई है
कि ऑडिट के दौरान में कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने आती है तो आप रिपोर्ट करें, ठीक है, रेगुलेट किसी भी अथॉरिटी को। तो याद रखें फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर वो चीज हमारे सामने आई ऑडिट के दौरान में, हमने उसको रिपोर्ट करना है। फर्ज कीजिए किसी कानून की किताब में लिखा है कि अगर ऑडिटर के सामने कोई इलीगल एक्टिविटीज आती हैं, फॉर एग्जांपल, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज जो है, ट्रांजैक्शन उसे नजर आती है, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करेगा। अब लॉ में ये लिखा हुआ है, हमें ऑडिट के दौरान में कोई मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन नजर आई, क्या हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए? क्लाइंट से पूछ के या क्लाइंट से पूछे बगैर भी कर सकते हैं? भाई पूछे बगैर, क्लाइंट चाहे रोकता रहे हमें, हम कह रहे हैं भाई भाई यहाँ पे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्यों डिस्क्लोज कर सकते हैं? क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है। रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब क्या हो? किसी न किसी कानून की किताब में लिखा हो। लेकिन याद रखें, अगर किसी कानून की किताब में नहीं लिखी हुई कोई चीज, तो हम सिर्फ अच्छा शहरी होने के नाते उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कानून की किताबों में रिक्वायर्ड है ना कोई चीज कम्युनिकेट करना, फिर कम्युनिकेट करेंगे, वरना हर इशू कम्युनिकेट नहीं करना। मुझे बताइए, मैं क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गया, मैंने वहां पे देखा वो उन्होंने रिश्वत दे के अपना कोई काम करवाया था। अब है तो ये भी कानून है जो, क्या मुझे ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज को या करीबी थाने में इसकी इत्तला देनी चाहिए? नहीं, मैं देखूंगा रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि नहीं। मैं अपने वकील से पूछूंगा, हाँ भाई ये रिश्वत लेना देना क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारी है? किसी कानून की किताब में लिखा हुआ है कि हमने कम्युनिकेट करना? वकील कहेगा नहीं लिखा हुआ। मैं कोई टेंशन नहीं, ठीक है, तो वो हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक क्लाइंट पे आपका एक दो रियल एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। क्लाइंट पे गए, वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज, वो जिस तरह हम कोई 50 रुपए की सीडी लेके इंस्टॉल कर देते हैं ना, काम चलाते हैं अपना, वो स्टूडेंट इसी तरह काम चलाते हैं अक्सर पाकिस्तान में, उस तरह उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए थे। अब है ये वैसे इलीगल एक्टिविटी, क्या हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए? हमने देखा कि लॉ में रिक्वायरमेंट है कि नहीं कि ऑडिटर ये रिपोर्ट करे। लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने लॉयर से पूछा उस वक्त के लॉज के मुताबिक, तो हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया। तो याद रखें, हर इलीगल एक्टिविटी हमने रिपोर्ट नहीं करनी। कौन सी एक्टिविटी रिपोर्ट करनी है? रिक्वायर्ड बाय लॉ। फर्स्ट कीजिए आप स्टॉक काउंट करने के लिए जा रहे हो, स्टॉक काउंट में आपने देखा है कि बोरी पड़ी हुई है, बोरी को खोला, उसके अंदर से लाश बरामद हुई। अब बताइए क्या करीबी थाने में इतला देंगे? हम देखेंगे, अभी फैसला नहीं करना ना, यस करना ना नो, हम देखेंगे कि क्या लॉ रिक्वायर करता है कि नहीं करता, ठीक है। हम अपने वकील को फोन करेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई लाश बरामद हुई, हमने करीबी थाने में इतला, हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? कानून की किसी किताब में लिखा हुआ है? वो अगर कहे हाँ लिखा हुआ है, फिर हम इतला देंगे। अगर वो कहे नहीं लिखा हुआ, फिर हम क्या करेंगे? बंद करके उधर ही रख देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई हाँ नहीं, कुछ नहीं करना। हाँ, क्लाइंट से नहीं पूछना किसकी लाश है, वरना वो बता देगा प्रीडिसेसर ऑडिटर की। आगे रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, कोर्ट। रिक्वायर्ड बाय कोर्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कानून की किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर कोर्ट ये समझता है कि किसी केस में तफ्तीश के सिलसिले में जरूरी है कि ऑडिटर के पास एविडेंस है, उससे मंगवाया जाए ताकि उस तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट ऑर्डर कर दे, फिर हमारी जिम्मेदारी होगी हमने वो एविडेंस उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट कीजिए, आजकल आपने देखा होगा वो सिंध में बड़े कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में, अगर उस तरह के किसी कंपनी में जिसके पास मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशन है, कोर्ट ये ऑर्डर करे इस कंपनी के ऑडिटर को बुलाओ, उसने सारी ट्रांजैक्शन ना से कुछ ना कुछ सैंपल बेस पे ट्रांजैक्शन चेक की होंगी, उससे पूछो कि क्या उसे ट्रांजैक्शन चेकिंग के दौरान में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इंडिकेशन मिले थे, तो वो एविडेंस भी साथ में सबूतों के साथ अटैच कर दो। अब अगर हमारे पास कोई इस तरह का एविडेंस है, कोर्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या हम ये कहेंगे नहीं नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है, हम तो किसी को नहीं बताएंगे? कहते नहीं नहीं भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल इन सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। रिक्वायर्ड बाय लॉ और रिक्वायर्ड बाय कोर्ट की एग्जांपल समझ आ गई आपको? अब मुझे बताइए, हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, करीबी थाने का एसएचओ आ गया, उसने कहा जी आपके पास कुछ रिकॉर्ड है आपके ऑडिट क्लाइंट का, जरा मुझे चेक करवाए। क्या हम उसे वो रिकॉर्ड दिखा देंगे? क्या वो इस एक्सेप्शन में आता है रिक्वायर्ड बाय लॉ या रिक्वायर्ड बाय कोर्ट में? बिल्कुल नहीं आता। ये क्या एग्जामिनेशन बॉडी ने क्वेश्चन पूछा था,
उसने कहा ना तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है और ना ही रिक्वायर्ड बाय कोर्ट है, रिक्वायर्ड बाय पुलिस है, पुलिस कोर्ट थोड़ी है। ठीक है, तो कोर्ट रिक्वायर करे फिर डिस्क्लोज करेंगे, वरना हर एक को डिस्क्लोज, हर अथॉरिटी को डिस्क्लोज नहीं करना। आगे चलते हैं। When it is professional right or duty, अगर ये ऑडिटर का प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी हो डिस्क्लोज करना, ठीक है, क्लाइंट ने इजाजत भी नहीं दी, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय कोर्ट भी नहीं है, लेकिन ऑडिटर का प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी डिस्क्लोज, तो फिर डिस्क्लोज कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, आई कैप आ गया ऑडिट करवाने के, हमारा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पता है आपको क्या होता है? ये आपको 3 लफ्ज है हमारे ऑडिट में यूज होते, रिव्यू, रिव्यू एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इन तीनों में फर्क बताया हुआ ना, किसी लेक्चर में बताया था इन तीनों में फर्क। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और ये भी बताया था क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 2 तरह का होता है, एक इंटरनल विद इन द फर्म कोई करता है और एक एक्सटर्नल जो आई कैप करता है। आई कैप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए आ गया, बताओ सही ऑडिट किया कि नहीं? उसने कहा लाओ भाई स्टॉक टेकिंग के डॉक्यूमेंट दिखाओ, कंफर्मेशन लेटर सेंड किए, जो डॉक्यूमेंट दिखाओ, पता चले प्रोसीजर परफॉर्म हुए कि नहीं हुए। और हम उसे क्या कह रहे हैं? नहीं सर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्या मानेगा आई कैप? एक लगाएगा, कहेगा भाई क्वालिटी का मुझे पता कैसे चलेगा तुमने सही ऑडिट किया कि नहीं किया। तो इसीलिए याद रखें ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है। प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी का ताल्लुक होता है हमारे प्रोफेशन के साथ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है तो सो करवाना है। ये भी हालांकि आई कैप थर्ड पार्टी है, लेकिन इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोई एक्सेप्शन है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के एक्सेप्शन समझ आ गए? इसके बाद आगे चले, इन्वेस्टिगेशन बाय एससीसीपी आई कैप। इन्वेस्टिगेशन एग्जांपल, रियल एग्जांपल है, एक क्लाइंट पे गए हम, ऑडिट के दौरान में पता चला कि वहां के डायरेक्टर्स ने, एक डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर ने नहीं, एक डायरेक्टर ने कंपनी के पैसों से पर्सनल नेम पे गाड़ी निकलवाई। ठीक है, एसेट अपना पर्सनल बनाया, पेमेंट कहां से करवाई? कंपनी के अकाउंट से। ट्रांजैक्शन जब सामने आई, हमारा रिस्क बढ़ गया, हमने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये इतला एससीसीपी को भी मिल गई। एससीसीपी की टीम भी आ गई उसी क्लाइंट पे। अब वो एक फ्लोर पे समझ लें हम होते थे, दूसरे फ्लोर पे एससीसीपी की टीम होती थी। उन्होंने आके कहा सर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें खतरा है कि इस डायरेक्टर ने तो चले ये फ्रॉड किया है जो कंपनी के साथ, दूसरे डायरेक्टर्स ने भी फ्रॉड ना किया हो, तो हम तो अब डिटेल चेकिंग करेंगे। आपके पास डायरेक्टर्स की ट्रांजैक्शन आपने जितनी भी चेक की है, डायरेक्टर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, वो सारे का सारा रिकॉर्ड हमारे हवाले कर दें। क्या हमें उनके हवाले कर देना चाहिए था? बिल्कुल हवाले करना, किया भी उनके हवाले। तो अगर इन्वेस्टिगेशन आई कैप या एससीसीपी, खास तौर पे एससीसीपी, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो कंपनी के अगेंस्ट और इस इन्वेस्टिगेशन में हमसे रिकॉर्ड मांगे, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्सेप्शन है। इन्वेस्टिगेशन बाय एससीसीपी आई कैप एक्सेप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की। क्लियर हो गया ये? टू कंप्लाई विद आईएसए और एथिक्स, आईएसए या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आईएसए को कंप्लाई करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, या कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है तो वो कर सकते हैं। जैसे आईएसए की एग्जांपल सुने। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक जगह पे ये कहते हैं अगर आपके क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केसेस फाइल हुए हैं तो आपने किसी ना किसी लॉयर से पूछना है 2 चीजें। पहली चीज, इस लीगल केस का फैसला कंपनी के खिलाफ होगा कि कंपनी की फेवर में है, कंपनी हारेगी कि जीतेगी, और दूसरी चीज अगर हारेगी तो कितनी पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। आपको पता है उसके मुताबिक हमने डिस्क्लोजर प्रोविजन का फैसला करना होता है। क्या पूछना चाहिए लॉयर से? अब देखें, लॉयर तो है थर्ड पार्टी, अगर उसको हम क्लाइंट के लीगल केसेस की डिटेल उसके साथ शेयर करेंगे तो क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं हो जाएगी? नहीं, वायलेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। आईएसए की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी है उसको कम्युनिकेट करना, क्योंकि आईएसए ने कहा, हम अपनी मर्जी से थोड़े कर रहे हैं, आईएसए ने कहा। इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी जब आगे मजीद पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कोड ऑफ एथिक्स में कुछ जगहों पे वो कहता है कि अगर आपको कोई ऐसा इशू सामने आ जाए, एथिकल सिचुएशन सामने आ जाए जो हमने लिस्ट में नहीं कवर की, आपको बताया था ना कोड ऑफ एथिक्स के 2 हिस्से हैं, एक थ्योरेटिकली और एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में उसने क्या किया हुआ है, बहुत से जो डिफरेंट सिचुएशंस प्रैक्टिकली हम फेस करते हैं उसकी लिस्ट बना के हमें बताया हुआ है, इस सिचुएशन में ये थ्रेट है, ये सेफगार्ड, इस सिचुएशन में ये थ्रेट, ये सेफगार्ड। लेकिन याद रखें ये फ्रीक्वेंटली फेस्ड सिचुएशंस हैं, कंप्लीट लिस्ट नहीं है।
आगे क्या कहता है, कहता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए जो हमने लिस्ट में नहीं लिखी हुई, आप अपनी जजमेंट अप्लाई कर लो क्या करना चाहिए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, किसी सियाने बंदे से मशवरा कर लो, किसी से मशवरा कर लो कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको मशवरा कैसे करना है उसके बारे में भी गाइडेंस है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। अब क्या किसी से अगर कंसल्ट करेंगे वो भी वायलेशन नहीं हो जाएगी कॉन्फिडेंशियलिटी की, क्योंकि उसके साथ कॉन्फिडेंशियल हम शेयर कर रहे हैं, वो नहीं होगी, उसकी एक्सेप्शन होने का। तो अगर आईएसए या एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए हमें किसी के साथ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़े, कर सकते हैं। फिर इसके बाद टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग्स जो है उनमें अपना इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना। फर्ज कीजिए क्लाइंट ने हमारे खिलाफ केस कर दिया, क्या कि हमने 7,335 रुपए की मिस स्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट की, केस फाइल कर दिया, केस चल रहा है। अब जज ने हमें बुलाया, उसने कहा हाँ भाई मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं आइडेंटिफाई की। हमने कहा सर देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंगेजमेंट लेटर इनसे मंगवाएं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा है हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए, तो ये तो है ही मटेरियल। जज पूछेगा कैसे मटेरियल है, साबित किया तुमने। हम कहेंगे सर इनके प्रॉफिट का 5% ले तो वो हमारा मटेरियलिटी लेवल आता है, प्रॉफिट का 5% जो है वो 5 लाख है, उस हिसाब से ये इमटेरियल है। तो जज ने कहा अच्छा अपना वर्किंग पेपर दिखाओ जिसपे तुमने क्लाइंट का प्रॉफिट लेके 5% के साथ ये कैलकुलेशन किया, पता चले मटेरियलिटी लेवल क्या है। हम जैसे ही अपना वर्किंग पेपर निकालने लगे जिसपे मटेरियलिटी की कैलकुलेशन की थी, क्लाइंट ने कहा खबरदार। हमने कहा क्यों, उसने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, डिस्क्लोज ना करो। क्या बताइए, डिस्क्लोज कर दें, क्यों, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग, भाई हमारे खिलाफ केस फाइल कर रहा है और हमारे पास ये एविडेंस, हम क्यों ना शो करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन समझ आ गई। तो देखें तीन मेन कैटेगरीज हैं एक्सेप्शंस की, 3 हेडिंग है। व्हेन परमिटेड बाय क्लाइंट, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोड, और तीसरी प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी। पहले की आगे उसने कोई आगे फर्दर एग्जांपल्स नहीं बताई, दूसरी की 2 एग्जांपल्स बताई, तीसरे वाले की 4 एग्जांपल्स। ये आपने एग्जांपल्स के साथ याद करना है। अगर आई कैप 1-2 नंबर के साथ पूछे सिर्फ मेन हेडिंग दे दे, लेकिन अगर 4-5 मार्क्स के साथ पूछता है फिर हमें इसकी एग्जांपल भी देनी पड़ेंगे। भाई एक्सेप्शन क्लियर हो गई। तो अब बताइए कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हमने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज भी नहीं करना, यूज भी नहीं करना। क्या इसकी एक्सेप्शंस हैं? बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। 3 बड़ी कैटेगरी है, पहली के आगे कोई एग्जांपल नहीं, दूसरी के आगे 2 एग्जांपल, तीसरी के आगे 4 एग्जांपल्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलें। चलिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है, अच्छा हाँ एक चीज और बता रहा है, बताना भूल गया। कहता है आप जब ये चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, जब ये एक्सेप्शन है, आपने डिसाइड कर लिया कि डिस्क्लोज करना है आपने, तो आपने कुछ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी सी चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम भी नहीं है, लेकिन फिर भी कंसर्ट पता होना चाहिए। कहता है क्या ध्यान रखना है, कह रहा है इंफॉर्मेशन सब्सटेंशिएटेड है कि नहीं। हमने कहा सब्सटेंशिएटेड किसको कहते हैं, कहता है देखो वेरीफाइड है कि नहीं, क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ ऑडिट आपने किया होगा, कुछ ऑडिट नहीं किया होगा। क्या हम ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें जिसके बारे में हमें खुद पता नहीं वेरीफाइड है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, नहीं। थर्ड पार्टी को जब आप डिस्क्लोज कर रहे हैं ध्यान से रखें, जो इंफॉर्मेशन आपने सब्सटेंशिएटेड है ना वही डिस्क्लोज करें, दूसरी डिस्क्लोज ना करें। अदालत में कोर्ट ने रिक्वायर किया, आपने उसे गलत बयान दे दिया, वो आपको भी जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो हमने डिस्क्लोज करते हुए जब डिसाइड कर लिया कि हमने डिस्क्लोज करना है, तो उसके बाद चीज का ध्यान रखना है, जिस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं पहले चीज वेरीफाइड हो, सब्सटेंशिएटेड हो। दूसरा इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कहता है किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट उसमें ये ना हो कि उसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट हो रही हो, नुकसान हो रहा हो उसको, ठीक है। वो बाज़-औक़ात हद की इज्जत का दावा भी कर देते हैं हम पे लोग। तो कह रहा है आपने थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी देख लेना है कि किसी और पार्टी का क्लाइंट के अलावा वो इंटरेस्ट इफेक्ट तो नहीं हो रहा। और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू हुम टू कम्युनिकेट, ये भी डिसाइड करना है हमने कि ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, ज़बानी कलामी कर रहे हैं कि रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं,
और किसको कर रहे हैं, कोर्ट को कर रहे हैं या किसी और पार्टी को कर रहे हैं, लॉयर को कर रहे हैं या किसी भी और पार्टी को, ICAP को कर रहे हैं, SCCP को कर रहे हैं, उस लिहाज से हमारी कम्युनिकेशन की नेचर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में भी डिस्क्लोज कर सकते हैं आप अगर एक्सेप्शन है तो, और ओरल फॉर्म में ज़बानी कलाम में भी कर रहे हैं। नॉर्मली हम जो यहाँ पे मैंने आपको बताया एथिक्स में कंसल्टेशन करते हैं किसी थर्ड पार्टी, वो ज़बानी कलामी होते हैं, लेकिन जब हम लॉयर को लेटर सेंड करते हैं ISA की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए, वो हमेशा नॉर्मल रिटर्न फॉर्म में होता है। तो फैक्टर समझ आ गया क्या कंसीडर करा था। जब डिसाइड कर लेंगे तब ये 3 फैक्टर देखने हैं, जब डिसाइड कर लेंगे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, 3 फैक्टर्स क्या देखने हैं, इंफॉर्मेशन सब्सटेंशिएटेड होनी चाहिए, किसी और इनोसेंट पार्टी को नुकसान ना पहुंचे हमारे इस डिस्क्लोजर से, और तीसरी चीज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी और किस। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये हमारा है 4th प्रिंसिपल। अभी तक कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए हमने, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कहता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब क्या है, टू अटेन एंड मेंटेन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। कहता है आप जिस पोजीशन पे भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप चाहे एम्प्लॉई हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, टीचर हैं, कुछ भी किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपके जो भी क्लाइंट हैं आपने उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं और अपना नॉलेज अपना स्किल उस लेवल पे रखना है कि क्लाइंट को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। टू अटेन एंड मेंटेन। अच्छा, अटेन में और मेंटेन में क्या फर्क है? फर्ज कीजिए मैं आपको काउंटिंग पढ़ाता हूं, है क्या, और आज मैंने डिसाइड किया आपको पढ़ाना है फिक्स एसेट की काउंटिंग। तो मैंने आते ही कहा ले भाई IS 4 खोल के सामने रखे, आज हम फिक्स एसेट की काउंटिंग सीखेंगे। क्या मतलब IS 16? ये क्या होता? हमारे जमाने में तो IS 4 था, जब मैंने CA किया मैंने तो IS 4 पढ़ा था। आप कहेंगे सर वो CA तब वो रूल्स होते थे, अब रोल दरमियान में वो जमीन आसमान इतने में बदल जाते हैं, वो कुछ की चीज कुछ हो जाती है, चेंजेस आ जाती हैं, आप हमें वो तो ना पढ़ाएं। तो मैंने याद रखे, मैंने CA कर लिया था उस वक्त पढ़ के, मैंने क्वालिफिकेशन को अटेन कर लिया, लेकिन सब्सिक्वेंट जो डेवलपमेंट्स हुई मैं उनके साथ फेमिलियर नहीं हूं, अपने आप को अपडेट नहीं किया। इसका मतलब है मैं उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सका। कहता है आप मेंटेन भी करना है एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल्स को, और बाद में उसको मेंटेन भी करना है ताकि आप अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अगर मैं फर्ज कीजिए आपको IS 4 पढ़ा के चला जाता हूं, तो आप कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की वायलेशन जो है मैंने की? इंटेग्रिटी की, क्या ऑब्जेक्टिविटी की, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर की। और फिर कह रहा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर में आगे भी चले, टू एक्ट डिलीजेंटली। आपने डिलीजेंटली एहतियात से काम करना है और टाइमली बेसिस पे अपना काम फाइनल करना है, क्लाइंट को जो रिपोर्ट्स वगैरह देनी है। अब देखें मुझे पता तो IS 16 का पता है, या जो भी हमारे ऑडिट के, अब इसी तरह ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स हैं। आज से 10-15 साल पहले जो है स्टैंडर्ड कुछ और होते थे, आज के स्टैंडर्ड कुछ और है। गैस कीजिए पहले स्टैंडर्ड आसान होते थे कि मुश्किल होते थे? आसान होते थे। जैसे जैसे लोगों की सोच तरक्की कर रही है और वो नए से नया फ्रॉड इजाद कर रहे हैं, वैसे वैसे IFAC भी नए से नया स्टैंडर्ड इजाद कर रहा है, नई से नई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने स्टैंडर्ड तो मुझे सारे पता है, लेटेस्ट क्या है, मैं क्या मुझे हर रोज घर से पढ़ के आना चाहिए कि आज मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, इसमें किस जगह पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, उसको किस किस एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, अगर इस एग्जांपल से समझ ना आई तो ये एग्जांपल जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करनी है। इस कंसेप्ट को ICAP ने पास्ट पेपर में कैसे टेस्ट किया है, उसकी एग्जांपल केस स्टडी में चेक किया है या रटे वाले क्वेश्चन में चेक किया, उसकी एग्जांपल को अपने लेक्चर में बिल्ड करना, असाइनमेंट क्या देनी है, उसके बाद जो स्टूडेंट को असाइनमेंट देनी है उसका सोल्यूशन पढ़ के आना। मुझे बताइए लेक्चर से पहले ये सारे काम करके आने चाहिए कि मैं ये कहूँ भाई मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे तो सारा कुछ पता है, मैं क्लास में जाके किताब खोलूंगा? बताइए अगर मैं ऐसे करता हूं, अगर मैं ये सारे काम नहीं करता, इसका मतलब क्या है
कि मैंने स्किल लेवल नॉलेज है मेरे में, लेकिन मैंने डिलीजेंटली एहतियात के साथ काम नहीं किया। डिलीजेंटली का मतलब है एहतियात के साथ काम करना, केयरफुल होके, केयरलेस नहीं होना, हमने केयरफुल होके काम करना सारी चीजें। और फिर मैंने क्या किया, अच्छा मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं खूब तैयारी करके आऊंगा और स्टूडेंट को जो है हर चीज समझाऊंगा। अब मैंने जो चीज सिलेबस में थी वो भी समझा दी, जो सिलेबस में नहीं थी वो भी समझा दी, और सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ। अटेम्प्ट का पेपर कब है आपका? सिलेबस कंप्लीट हुआ 25 फरवरी को। भाई ऐसे ही होगा ना, अगर मुझे नहीं पता हमारे सिलेबस में क्या चीज है क्या चीज नहीं है, भाई टीचर को इसी बिची का पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में क्या चीज है, और एक एक चीज का मतलब एक एक चीज का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो रिस्क होता है कि हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें करवा दे या कोई रेलिवेंट चीज जो है वो छुड़वा दे। अगर मैं एक्स्ट्रा चीजें करवाता रहा हूं और सिलेबस चला है 25 फरवरी, तो आप तो बड़े खुश होंगे, आप कहेंगे कितना कॉम्पिटेंट टीचर है, इसने बड़ी ड्यू केयर के साथ हमें पढ़ाया, ऐसे कहेंगे आप कहेंगे सर तो बहुत अच्छे थे लेकिन हमें फेल करवाने में कसर कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। भाई हम पढ़ेंगे, हम खुद किस वक्त पढ़ेंगे? सारे सेशन में इसी आखिरी महीने का तो हम इंतजार करते हैं कि इस महीने में हमने पढ़ना होता है। तो पंडित ने बताया हुआ हमें शुभ मुहूर्त निकाल के कि भाई आखिरी महीने से पहले पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे, तो आखिरी महीने में ही पढ़, फायदा ही कोई नहीं है, तो आखिरी महीने ही पढ़ेंगे। मुझे बताइए क्या मुझे टाइमली बेस, इसी तरह अगर लॉ में लिखा हुआ है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट जो है ईयर एंड के बाद 4 महीनों के अंदर अंदर शेयर होल्डर को भिजवानी है, और अगर हम ऑडिटर जो है वो सुकून से काम कर रहा है तसल्ली के साथ 8 महीने हो गए, तो आप क्या कहेंगे? क्या उसने इंटेग्रिटी की वायलेशन की? किसकी वायलेशन की? कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की। तो क्या हमें कॉम्पिटेंट भी होना है, डिलीजेंटली भी काम करना है, ऐसे होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए आपके जब कैफ आप कभी ना कभी क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह, हाँ लगे रहे, तो उसके बाद जब फर्म में आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो क्या आप डिलीजेंटली काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं काम करेंगे डिलीजेंटली, बल्कि उसी तरह काम करेंगे जैसा क्लास में करते हैं। टेस्ट है तो नहीं दिया, टेस्ट से याद आ गया मुझे, भाई जिन स्टूडेंट ने परसों वाला टेस्ट नहीं दिया ना पीछे जाके खड़े हो जाए, मैंने कहा था ना रोज सलाम मिलेगा। भाई मैं सचमुच कह रहा हूँ, मजाक नहीं आता। अच्छा मेरी बात को हंसी में ना डाले, अच्छा नहीं कोई बात, अगली दफा। अच्छा चले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद। तो डिलीजेंटली काम नहीं, इसीलिए फर्म ने अपने असूल बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा ये हमें ये ना समझे हम उस्ताद की तरह जो है आपको बड़े आराम से प्यार से पूछेंगे असाइनमेंट की कि नहीं की, टेस्ट दिया कि नहीं दिया, कल क्लास छुट्टी तो नहीं की थी, नहीं 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 नहीं, वो अच्छे तरीके दूसरे तरीके से समझाते हैं। कहते हैं हमने आपसे, आप डिलीजेंटली काम नहीं करेंगे, हमने आपसे डिलीजेंटली काम करवाना है, उसके लिए हमने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए हुए हैं। क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैं? ये अब हो गया CBD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी, या क्या भी करवाता है, सेमिनार कुछ ना कुछ कंडक्ट करवाता है। वो कहता है प्रोफेशन में क्या चेंज आ रहा है, बजाय ये कि हर बंदा अलग-अलग पढ़े, एक ही बंदा पढ़ेगा और सबको बुला के बता देगा ये कंपनीज एक्ट नया है, इसमें ये चेंज है, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स नया आया, इसमें ये चीज चेंज है, सबका फायदा हो जाएगा। ये होता है CBD एक्टिविटीज, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर को कैसे इंश्योर किया जाता है? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज से, और कैसे? ट्रेनिंग एंड सुपरविजन से, यानी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी और जो आपको सुपरवाइज भी किया जाएगा, सही काम कर रहे हैं कि नहीं, आपके काम का रिव्यू भी होगा, ताकि अगर आपने डिलीजेंटली काम नहीं किया तो आपकी क्लास हो सके और फिर आपको बताया जा सके कि आपने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था। और फिर मेकिंग अवेयर क्लाइंट को बता दें, क्या करे प्रोफेशनल, क्या करे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने क्लाइंट्स को बता दे। क्या बता दे कि भैया मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जितनी को मेरी कॉम्पिटेंस थी ड्यू केयर के साथ कि आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, क्या कि हर स्टूडेंट पास नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए आपका जो रिजल्ट होगा उसकी जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है। रिजल्ट सीरियस हो गया साहब, तो क्या मेरे पे है जिम्मेदारी? मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं। भैया देखें आपका पेपर है ना 100 मार्क्स का,
उसमें 1 नंबर का भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना, 1 नंबर का भी, जो मैंने आपको नहीं करवाया, वैसे तो इमटेरियल है, 2-3 नंबर की खैर होती है, लेकिन फिर भी इमटेरियल है ना, 4-5 नंबर। 1 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा आता है जो मैंने आपको क्लास में नहीं करवाया, मैं जिम्मेदार हूं उसका। लेकिन अगर वो कंसेप्ट हमने करवाए हैं तो जिस दिन पेपर देते हैं ना आप, उस दिन हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी रिजल्ट की डेट तक नहीं रहती। रिजल्ट फिर कुछ भी है, वो आपकी किस्मत है, क्योंकि कामयाबी नाकामी आपको पता है टीचर के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, तो ये इसी तरह कह रहे हैं, अपने क्लाइंट को आप बता दें, अवेयर कर दें लिमिटेशन ऑफ सर्विसेज, कि फिर भी कॉम्पिटेंटली हम काम करते हैं ड्यू केयर के साथ, फिर भी हो सकता है कुछ ना कुछ मसले मसाइल रह जाए। भाई क्लियर हो गया? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, आइंदा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर के साथ काम तो नहीं करेंगे, मुझे यही उम्मीद थी आपसे, लेकिन याद कर ले, इसको एग्जाम में छापने के काम आएगा। प्रोफेशनल बिहेवियर, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर होता क्या है। ये रियल केस है, यूएसए का, पाकिस्तान का नहीं है। एक ऑडिटर अपने फर्म में बैठा हुआ, मैनेजर था, क्लाइंट के सीएफओ के साथ उसका कोई आर्गुमेंट, सीएफओ ने कहा सर मैं मिलने के लिए आना चाहता हूं, एक डिसएग्रीमेंट है हमारा, उसको रिजॉल्व करना। उसने कहा आ जाए, ऑफिस में बुलाया और अपने ऑफिस में बैठा हुआ था मैनेजर, दूसरी तरफ सीएफओ, दोनों के दरमियान क्रॉस टॉक शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल सीएफओ कहता है ऑपरेटिंग लीज है, मैनेजर कहता है नहीं फाइनेंस लीज है। अब सीएफओ ने कहा नहीं सर ये ऑपरेटिंग लीज है, आप देखें वो आपका जो क्राइटेरिया किताब खोले उसमें लिखा उसके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आ रही है, पूरी नहीं हो रही, तो ये ऑपरेटिंग लीज है। मैनेजर ने कहा नहीं मेरा तजर्बा ज्यादा ना, मैं ऑडिटर हूँ, ये मैंने कह दिया फाइनेंस लीज तो फाइनेंस लीज है। उसने कहा नहीं सर आप देखें तो सही, कोई रूल्स के मुताबिक बात करें। अब वो जो मैनेजर थोड़ा गर्म तबीयत का था, उसके ऊपर शायद उस दिन जॉब का बर्डन भी ज्यादा होगा। उसने कहा अच्छा, उसने दराज खोली, उसमें रिवॉल्वर रखा था, रिवॉल्वर सा। उसने कहा हाँ आप बताओ। वो सीएफओ के रंग उड़ गए, वो कहा नहीं सर ये सारा कुछ ऑपरेटिंग फाइनेंस जो करना चाहते हैं कर दें, मैं सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये घड़े होते क्या? अच्छा, उधर से जान बजा के जैसे ही बाहर आया, फौरन उसने उधर की आई कैब को फोन किया और कहने लगा आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या सिखाते हैं कि अपने क्लाइंट के साथ उन्होंने इस तरीके से बिहेव करना है। उधर के आई कैब ने इन्वेस्टिगेशन की, पता चला बात वाकई सच है, तो उसको जो भी सजा मिली, लेकिन जो उसका डिसीजन हुआ, उस डिसीजन की बेसिस ऑफ डिसीजन में क्या लिखा गया, कौन सा फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल वायलेट किया, क्या इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कौन सा? प्रोफेशनल बिहेवियर। इसलिए कह रहा है प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, आप अपने क्लाइंट्स के साथ कर्टेसी के साथ बिहेव करें। ठीक है, अच्छा इस पे जोर जो है उसका क्लाइंट पे है, जूनियर के साथ नहीं है। इसलिए आप ये बिहेव ना कीजिए, एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि आपके जो पार्टनर है, मैनेजर है, वो आपके साथ कर्टेसी के साथ बिहेव करेंगे, वो नहीं करते होते हैं। इसके बाद मतलब क्लाइंट के साथ हमने कर्टेसी से बिहेव करना है। फिर इसके बाद कहता है अवॉइड डिसक्रेडिटेबल एक्शन। डिसक्रेडिटेबल एक्शन क्या होता है? कोई काबिल एतराज जो है वो जिससे इंस्टीट्यूट या प्रोफेशन की इज्जत पे हर्फ आता हो, वो काम हमने नहीं करना है। अच्छा मुझे पता था कोई ना कोई जरूर पूछेगा। मसलन ये कि हमने सीए क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद अपना ऑफिस बनाया और उसमें लिखा कि एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहां पे ऑडिट भी किया जाता है, टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है और खराब पंखे भी सही किए जाते हैं। तो देखने वाला कहेगा बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, इकोनॉमी रिसेशन में है ना, तो फिर भी भूखों नहीं मरते ये, ऐसे होगा क्या? नहीं भैया हो गया, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन, कह रहा है लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना, सही कह रहा है, लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हैं। कुछ समझ आई आपको? अगर समझ आई है तो जरा आईकैप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं, देखते हैं कि क्या हम आईकैप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से रिलेटेड हमारे आईकैप के क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 10 आईकैप के क्वेश्चन बैंक में, और एक है क्वेश्चन नंबर 11। 10 में कह रहा है, जो हमारी बुक के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 है,
ये पेज 63 पे है, ये ऑडिट की बुक में होगा। नहीं वो पिछली क्लास में मैंने थोड़ा भूल के पूछ लिया कि आपने असाइनमेंट दी हुई थी, ये असाइनमेंट दी, आपने असाइनमेंट किया नहीं की? मैंने कहा रीजन, मैंने कहा सर वो FR2 का टेस्ट था। तो मैंने कहा ये दूसरे स्टूडेंट से पूछा कितनी देर लगी, उसने कहा आधा घंटा। तो मैंने गलती ये हुई, सिर्फ इतना कह दिया कि कॉस्ट की तैयारी आपने 4 घंटे लगा के कर ली, आधा घंटा ऑडिट को भी दे देते। वो माइंड ना कर गया स्टूडेंट, कहने लगा सर हमने कॉस्ट काउंटिंग पास नहीं करनी, FR2 पास नहीं करने। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ऑडिट तो मुफ्त में पास कर देगा ना, कर ले। चले तो मुझे बताइए, क्या अगर हम ऑडिट पास कर लिया और कॉस्ट काउंटिंग FR2 पास ना कर सके, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे? नहीं बन। एग्जैक्टली उसी तरह अगर FR2 कॉस्ट काउंटिंग पास कर ले लेकिन ऑडिट ना पास कर सके तो फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकेगा। तो दोनों को बैलेंस करना है हमने, ठीक है जी। तीनों को, 4 जितने भी सब्जेक्ट है आपके। तो ऑडिट के लिए क्या बताया हुआ, कम से कम कितना पढ़ना है? कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे। हफ्ते में नहीं यार, इतना टाइम थोड़ी होता, महीने की बात कर रहा हूं मेरे भाई। तो तकरीबन 250-300 सालों में इंशाल्लाह पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, वे टाइम बड़ा जाया करते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, एक्सप्लेन ईच ऑफ द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ACCS कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट। अच्छा, ACCS पढ़ के परेशान नहीं होना भाई, जो हमने भी IFAC से कोड ऑफ एथिक्स उठाया है, ACCS वालों ने भी IFAC से उठाया, तो कोड ऑफ एथिक्स है एक जैसा। वो कहता है कि ईच ऑफ 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो क्या करेंगे, छाप देंगे। अच्छा, ICAP ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता होता, ये 10 नंबर के साथ सारे पूछ लिया, जो जितना आता है उतना लिख दे, नंबर मिल जाएगा। नहीं, ICAP इसमें जो सबसे मुश्किल चीज होगी उसे 2 नंबर के साथ पूछेगा। तो ये बहरहाल फिर भी क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस तो हमने करना है। बताइए कितने प्रिंसिपल बताएंगे? 5 बताएंगे। अच्छा, बाकी सारे तो हम बता देंगे। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शन बतानी चाहिए हमें? इस क्वेश्चन को करते हुए नहीं बतानी चाहिए, इसलिए कि 5 प्रिंसिपल, हर एक के 2-2 नंबर, 2 नंबर के साथ सिर्फ डेफिनेशन बता दें और ये वाली लाइन लिख दें, काफी है। 2 नंबर के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी में एक्सेप्शंस को भी लिखना बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है, लिख सकते हैं तो लिख दें, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा लिखने में कोई हर्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर एन ऑडिटर में डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट। कौन सी वाली एक्सेप्शन पूछ रहा है? तीनों। अच्छा, एक और बॉडी ने इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था, उसने थोड़ा सा अच्छी ड्राफ्टिंग मुझे उसकी लगी। उसने कहा बताइए वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम क्लाइंट की परमिशन के बगैर भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब है पहली वाली नहीं बतानी, बाकी 2 बताने थे, बाकी 2 बताने जी। तो ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। आज के लेक्चर में ये एक्सप्लेन करना। रीडिंग टाइम चाहिए कि आगे चलें? आगे मैं समझ आ गया सारा कुछ। चलिए, इसके बाद अब हमने कवर करना है असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट निकाले सब। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास असेसमेंट टेस्ट नहीं है? भाई कल क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है तेरे पास? लिया नहीं था। और फिर मैंने ये भी कहा अगर क्लास में ना मिले तो आपने टीयर रूम से लेना है। अब खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा। क्यों नहीं लिया टीयर रूम से? अच्छा, निकला है ना बैग में से? भाई अगर नहीं है तो आपके पास मोबाइल जरूर होगा, साथ वाले असेसमेंट टेस्ट लेके उसकी तस्वीर ले लें ताकि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। असेसमेंट टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। आपका असेसमेंट टेस्ट किधर है? असेसमेंट टेस्ट किधर है? असेसमेंट किधर है भाई तेरा? ये क्या घर रह गया? ना दिया करे फिर आपको। असेसमेंट टेस्ट किधर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। एज द एंगेजमेंट पार्टनर you have reviewed the audit working paper of Apricot Engineering Limited.
AEL, audit team has highlighted the following matters in the working paper. पहले वाला, company has issued a bank guarantee to one of its related parties after the balance sheet date. भाई पूरी क्लास में कोई तो बोल दे सर ये हमने डिस्कस किया हुआ है, मेहरबानी आपकी। हाँ, लग रहा आपको बिल्कुल सही लग रहा था, जो भी लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर नहीं भाई देखें, इसमें अगर किसी एडजस्टमेंट को डिस्कस करने की जरूरत है तो बता दें, लेकिन मेरा ख्याल है डिस्कस किया हुआ है तो वो रिपीट हो जाएगा। इसकी बजाय हम कोई ऐसी एडजस्टमेंट डिस्कस कर लें जो हम नहीं पढ़ी तो वो ज्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन 2 पे चलें, क्वेश्चन 2 पे चलें। एज द एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव रिव्यूड द ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑफ समरकंद लिमिटेड। भाई अभी भी कुछ लग रहा है? नहीं, मैं जब मुझे लग रहा है ये भी हमने किया हुआ है। भाई ये किया हुआ है कि नहीं हमने क्लास में? नहीं, ये नहीं किया हुआ, ये समरकंद वाला किया हुआ है हमने। चलिए, इसमें कोई अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो किसी सिचुएशन में A, B या C तो पूछ ले, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। जी नहीं, वो किया हुआ था हमने, 1 और 2 दोनों किए हुए हमने, किए हुए ना भाई। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों किए हुए क्लास में? हाँ, और कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये नहीं किए हुए? और बाकियों का क्या ख्याल है? बाकियों को कुछ मसला नहीं है, जो मर्जी करवाएं, जो मर्जी ना करवाएं, वो जिंदा लाश बन के आते हैं, वो जिंदा लाश बन के चले जाते हैं वापस, मर्जी आपकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था एक्सेप्टेंस के हवाले से, और ये हमने नहीं किया। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये नहीं किया हमने। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखिए, केस स्टडी में हमारी आदत और मतलब बन जानी चाहिए कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं, इन ईच ऑफ द सिचुएशंस आउटलाइंड अबव डिस्कस द इश्यूज दैट नीड टू बी कंसीडर्ड बाय प्रूडेंट अकाउंटेंट्स व्हाइल डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द ऑडिट असाइनमेंट। अच्छा, नोट कीजिए, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे बताओ एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये नहीं कह रहा। क्या पूछ रहा है भला? बताओ एक्सेप्टेंस का डिसीजन करते हुए कौन से फैक्टर्स तुम्हारे लिए अहम हैं जो तुम सोचोगे, जिनको कंसीडर करोगे, वो फैक्टर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए पढ़ते हैं। पहला कह रहा है, फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय ए न्यू क्लाइंट टी लिमिटेड फॉर द करंट ईयर्स ऑडिट। क्लाइंट इज ए न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी एंड हैज बीन रेफर्ड बाय वन ऑफ डीज क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, मिस्टर डी जो है वो ऑडिट पार्टनर है। ठीक है, मिस्टर डी कौन है? ऑडिट पार्टनर है, जिसने ये डिसीजन करना है कि हम एक्सेप्ट करें कि ना करें। कह रहा है, एट ए बिजनेस मीट, अभी तक उसने क्या बताया कि हमें इस क्लाइंट को रेफर किया है डी के क्लोज फ्रेंड ने, जिसका बेटा टी कंपनी में काम करता है। इसका मतलब ये हुआ पार्टनर के दोस्त का बेटा क्लाइंट में एम्प्लॉय है, पार्टनर के दोस्त का बेटा एम्प्लॉय। मुझे बताइए, हम तो उसके काम को तसल्ली के साथ चेक करेंगे ना कि हो हमारा रिश्तेदार और काम सही ना करे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तसल्ली के साथ करेंगे का कि उसके काम को हो सकता है इग्नोर कर दें। तो इंडिपेंडेंस का इशू आ रहा है थोड़ा सा कि इंडिपेंडेंस इंपेयर हो रही है। आगे चलते हैं। पहला इशू इसमें ये था इंडिपेंडेंस वाला। हर केस में एबीसी में 2 इश्यूज है, एक इंडिपेंडेंस। फिर कह रहा है, एट ए बिजनेस मीटिंग मिस्टर डी टॉक्स टू ए बिजनेस एसोसिएट हु नोज वन ऑफ द 4 डायरेक्टर्स ऑफ टी, मिस्टर लॉर्डविक। वो कह रहा है जी लॉर्डविक को मैं एक डायरेक्टर को जानता हूं। द बिजनेस एसोसिएट टेल्स मिस्टर डी दैट मिस्टर लॉर्डविक वाज एन अकाउंटेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 10 years ago and that he was found guilty of misappropriation of company's assets। और वो कंपनी के एसेट्स में फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया था, उसे निकाल दिया गया था। 10 साल पहले की बात है। तो अब तो वो डायरेक्टर बन गया हुआ ना, तब उसको पैसों की जरूरत होती थी, वो क्लर्क था, तो अब तो नहीं फ्रॉड करता होगा। ऐसे सोचना है क्या हमने?
नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना। हमने कहना है पहले वो छोटे लेवल पे था, छोटा फ्रॉड करता था, अब बड़े लेवल पे है तो बड़ा फ्रॉड कर रहा। इंटेग्रिटी, तो एक इशू इसमें आया क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस का, और दूसरा इशू क्या आया, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट वाला। दोनों इशू समझ आ गए? जी जी। हाँ हाँ बिल्कुल वही आ गया। तो क्या हम उसे कंसीडर करते हैं, जो सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग इन प्रीवियस ईयर हो, क्या हम उसे कंसीडर करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल सही पहुंचे आप, सही कह रहे हैं, और हम उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं, प्रीवियस मैटर। बी, firm is considering accepting the audit of T in response to company's professional inquiry letter। किसको कह रहा वाला? लेटर को। The former auditor of T replied, predecessor auditor ने क्या जवाब दिया? उसने कहा we were in disagreement with the management over the provision of a contingent liability। के contingent liability पे हमारा डिसएग्रीमेंट था। दूसरी बात क्या की, कहा कंपनी ओस अस एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेमेंट ऑफ ऑडिट फी अमाउंटिंग टू $12,500। हमारी फीस भी पे नहीं की इन्होंने। दो इश्यूज बताइए, पहले वाले इशू में हमें क्या करना चाहिए? वी आर इन डिसएग्रीमेंट, हमें एक्सेप्टेंस से पहले ही मैनेजमेंट के साथ बैठ के एग्री कर लेना चाहिए कि भाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आओ मिलके किसी एक इशू पे एग्री कर जाए, रिजॉल्व कर ले इसको। अगर रिजॉल्व हो जाए बेहतरीन बात, लेकिन पता है ऑडिट क्वेश्चन में आपको पता है कभी भी वो सही इश्यूज के मतलब रिजॉल्व होने की तरफ कम ही जाते हैं। अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता फिर क्या होगा? कहानी में ट्विस्ट तो उसी वक्त आता है ना जब इशू रिजॉल्व ना हो। तो बताइए क्या फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमें एंगेजमेंट लेटर में पॉसिबल इफेक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस करना पड़ेगा। याद है ये चीज कि जब कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, एज सून एज पॉसिबल क्लाइंट को कम्युनिकेट कर देते हैं। और अगर हमें एक्सेप्टेंस से पहले पता चल जाए रिपोर्ट मॉडिफाई होगी तो फिर एंगेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट कर देते हैं। इससे पहले याद है ये कंसेप्ट कहां पढ़ा था? लग रहा है ना कहीं कहीं पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा कहां पढ़ा था। कहां पढ़ा था भला? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट कर सकते हैं 3 कंडीशंस के साथ, ठीक है? और अगर ये 3 कंडीशन भी पूरी ना हो तो फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट कम्युनिकेट करनी होती है और एंगेजमेंट लेटर में लिखनी होती है। याद है चैप्टर 5 का शायद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। चलिए ये क्लियर हो गया इसमें तो। अच्छा ये डिसएग्रीमेंट का तो हो गया। फीस वाला क्या करें? एक स्टूडेंट कहने लगा सर हम ये करेंगे कि फीस अपनी फीस एडवांस में ले लेंगे, क्योंकि हमें से पता चल रहा है कि वो ऑडिटर को फीस नहीं देता। हमने कहा नहीं भाई, हमारा कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं कहता फीस एडवांस में लेने। हमारा कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि क्लाइंट से कहें कि जब तक प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस पे नहीं करेंगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रीडिसेसर ऑडिटर को फीस पे करवाएंगे, अपनी एडवांस में नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस पे करवाएंगे, कल कला को अगला ऑडिटर आके हमारी फीस पे करवाएगा। ये सिस्टम इसी तरह चलता है। ये जो दुनिया का निज़ाम है, हमारी ऑडिट की दुनिया का निज़ाम इसी तरह चलता है। हर आने वाले ऑडिटर ने पिछले ऑडिटर की फीस क्लियर करवानी होती है अगर पेंडिंग हो तो। भाई ये भी क्लियर हो गया। 2 इश्यूज थे, दोनों को डिस्कस कर दिया। सी जी ये अभी नहीं पढ़े हुए, कोई बात नहीं, नोट कर ले, कोई बात नहीं, ऐसे भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है? बाज़ औक़ात कोई टॉपिक ऐसा होता है आपको स्पेसिफिकली नहीं करवाया गया होता नोट्स की, लेकिन क्लास में डिस्कशन हुई होती है उसके ऊपर, तो बाज़ औक़ात उसके ऊपर कोई टेस्ट में 2-3 नंबर का क्वेश्चन मैं डाल देता हूं, ये देखने के लिए कि आप क्लास में ध्यान से बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? सुन रहे हैं कि नहीं सारी बातें। बाज़ औक़ात 2-3 तो ये इनका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है कि सर ये तो आपने हमें कहीं पे हमने नोट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि फीस पे करवानी चाहिए। तो शायद आपको याद हो किसी लेक्चर में इस तरह की बात हुई थी, फीस की बात। हाँ ये बात हुई, चले कोई बात नहीं, कोई नहीं भी हुई थी तो अब पता चल गई ना, हमें सीख लिया हमने।
हाँ, आपको पता है इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से सीखता भला? हाँ, गलती करने से। ठीक है, मुझे आज तक याद है आईकॉम में हमारा मैथ का पेपर था, मेरा मैथ बहुत अच्छा था, उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन था और मेरा वो क्वेश्चन गलत था। अच्छा, मुझे नहीं पता मेरी आईकॉम में टोटल मार्क्स कितने, भूल गया है, मुझे इतना पता है हाँ मेरी फर्स्ट पोजीशन ही लाहौर बोर्ड में, और कॉलेज की तरफ से मुझे नहीं बस कर, मैं बस ये चाह यही रहा था, लेकिन बस मुझे ये भी नहीं याद मेरे टीचर्स के नाम। 2-3 टीचर अच्छे लगते हैं, उनके नाम मुझे पता, बाकी टीचर के नाम भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना याद है कि एक क्वेश्चन आया था और 8 नंबर का था और उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने क्या गलती की, क्या करना था, ये मुझे आज तक याद है। तो जहन में नहीं तो उसी तरह अगर याद रखें, ये टेस्ट का मकसद ये होता है कि आप गलतियां करें। आप नोट कीजिएगा, टेस्ट में जो कुछ आप सही लिखते हैं ना वो आप भूल जाते हैं, लेकिन जो गलतियां हुई हैं वो आपके जहन में बैठ जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है, कि आपके जहन में बैठ जाएगी। यहाँ पे मकसद टेस्ट का होता है सीखना। हाँ, आई कैप में गलती नहीं होनी चाहिए। सी की तरफ चलते हैं, सी की तरफ कह रहे वन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऑफ प्रूडेंट एम कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ए न्यू बिजनेस यूनिट। वो कह रहा है कि नया बिजनेस यूनिट बना रहे हैं हम। दिस वुड बी ए फिल्म आर्काइव फॉर आउटसोर्सिंग ऑल काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कह रहा है कि मूवी वगैरह बनाएंगे, डिज्नीलैंड का शायद ऑर्डर आ गया हमारे पास। कह रहा है द कंपनी वुड बी इंप्लीमेंटिंग हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सिस्टम। हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, इसको अंडरलाइन कर लें, मुझे लग रहा है ये कीवर्ड्स हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सिस्टम। टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ फिल्म्स, फिल्म की इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। द मैनेजमेंट ऑफ एम कंपनी वांट्स मिस्टर डी हु इज द ऑडिट पार्टनर फॉर द कंपनी टू कंडक्ट द ऑडिट फॉर द न्यू बिजनेस यूनिट। कह रहा है नया बिजनेस जो हमने बनाया ना, इसका ऑडिट आप करेंगे फ्रॉम द करंट ईयर ऑनवर्ड, इस साल से। Although Mr. D is excited about this new project, excited है, वो फिल्मी सितारों से मुलाकात उसके जहन में आ गई होगी कि हीरो से ऑटोग्राफ लूंगा मैं जाके, ये सेल्फी, हाँ सेल्फी भाई कह रहे नहीं मैं सेल्फी लूंगा, ठीक है। He has doubts over the firm's competence for conducting such an audit। उसको डाउट्स है कि क्या फर्म इस तरह का ऑडिट कंडक्ट कर सकती है कि नहीं। बताइए क्या इश्यूज हैं इसमें। एक इशू तो क्लियरली उसने खुद बता दिया, कॉम्पिटेंस का है। हमारे लिए चूंकि नया क्लाइंट है, पता नहीं हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज कॉम्पिटेंस है कि नहीं इसको कंडक्ट करने के लिए। एक दूसरा इशू है हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सिस्टम की वजह से। देखिए, अगर क्लाइंट हमारा हाई एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा है तो इसका मतलब है उसको वेरीफाई करने के लिए, चेकिंग करने के लिए हमारे अपने पास भी हाई एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ये कंसेप्ट जो भी बता रहा हूं आगे चल के पूरे एक चैप्टर 13 है हमारा, उसकी बेस बनेगा। क्या कंसेप्ट क्या है? अगर क्लाइंट हमारा हैवी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, हमारे पास भी हाईटेक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम किसी एक्सपर्ट को एंगेज करें जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, वरना ऑडिट सही नहीं कर रहे। यानी क्लाइंट अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो क्लाइंट के आईटी सिस्टम को चेक करने के लिए ऑडिटर के अपने पास भी आईटी सिस्टम होना चाहिए। भाई लोहे को लोहा काटता है ना, सुना होगा आपने। तो क्लाइंट का अगर हाईटेक सिस्टम है, ऑडिटर के पास भी हाईटेक सिस्टम होना चाहिए। और अगर हाईटेक सिस्टम नहीं है उसके पास तो फिर वो किसी ऐसे बंदे को एंगेज करे, किसी ऐसे एक्सपर्ट को जिसके पास ये हाईटेक सिस्टम है। तो यहाँ पे दूसरा इशू ये आएगा कि अगर हमें एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसको एंगेज करना पड़ेगा। क्लियर हो ये बात? आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम? क्लाइंट स्क्रीनिंग। ए भैया ये बताएं, ये क्लाइंट स्क्रीनिंग क्या होती है? क्लाइंट स्क्रीनिंग क्या होती है मेरे भाई? इवैल्यूएट द इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है, तो देखना मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी इवैल्यूएट करना। और ये भाई ये सेल्फ स्क्रीनिंग क्या होती है? सेल्फ स्क्रीनिंग क्या होती है? अपने ट्रेनिंग। भाई ये कुछ भी नहीं होता, तो मैं खुद ही याद कर ले। आज तक पढ़ाया सेल्फ स्क्रीनिंग, क्लाइंट स्क्रीनिंग पढ़ाया हुआ है।
ये वो, हाँ वो चैप्टर 5 में था इंटेग्रिटी में, ठीक है। तो क्लाइंट स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, रेड कर देना। नहीं आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करना, नहीं भैया आपको मैंने आपको बताया ना, जैसे किसी भी प्रोफेशनल को पता होना चाहिए, प्रोफेशनल कंप्यूटर से ड्यू के रिक्वायर करता है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी एक एक चीज का पता होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए क्लास में हमने कौन सी टर्म सीखी है, कौन सी टर्म नहीं सीखी, ठीक है। तो ये सेल्फ स्क्रीनिंग कोई टर्म नहीं सीखी, क्लाइंट स्क्रीनिंग सीखी हुई। फिर कह रहे हैं व्हाट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर आफ्टर इट हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट ए प्रपोज्ड ऑडिट क्लाइंट। हमने डिसीजन कर लिया क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, भाई अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, एक 3 काम करने हैं। क्या उसको कंसेंट देनी है कि ठीक है हम तैयार हैं, इंश्योर करना है एजीएम में पुराने ऑडिटर को लीगली रिमूव किया गया हो, हमें लीगली अपॉइंट कर दिया गया हो, और तीसरी चीज एंगेजमेंट लेटर। नहीं प्री कंडीशन हम पहले चेक कर चुके होंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं एक्सेप्टेंस, उसके बाद ही तो हमने डिसीजन किया होगा एक्सेप्टेंस करना। 4 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई इशू, क्यों कोई इशू नहीं है भला, किया हुआ है हमने, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि आप भूल चुके होंगे। तो इसमें से एक जो 5th के सेकंड वाली सिचुएशन है, ये मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ। तो कर लें 5th के सेकंड वाली। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर ए पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट आरएल बाय वन ऑफ इट्स कस्टमर फॉर रिकवरी ऑफ 20 million along with markup damages and compensation on the ground that material supplied by RL were defective। हमारे क्लाइंट के खिलाफ केस कर दिया 20 million का, उसने कहा डिफेक्टिव मटेरियल दिया। RL has filed a written statement in the court denying the allegation। RL कह रहे हैं नहीं भैया हमारा कसूर नहीं है इसमें, मटेरियल सही दिया था हमने। RL's legal advisor of the view that the final liability of the company may range from 0% to 50%। अंडरलाइन कीजिए 0% to 50%। क्या बताइए मेजरमेंट पॉसिबल है कि नहीं, नहीं पॉसिबल। डिस्क्लोज करना चाहिए कि प्रोविजन। However, at this point of time, it is not possible to determine the amount with reasonable degree of accuracy। वही कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है। ये लाइन ना भी लिखता तो कोई फिर भी हमें पता चल गया था, अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते। नो प्रोविजन इन दिस रिगार्ड हैज बीन मेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोविजन नहीं की तो ठीक है नहीं करने थे, लेकिन अगली कहानी अब हमने चलानी है। भाई डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया, भाई डिस्क्लोजर आना चाहिए था। अगर क्लाइंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो फिर क्या होगा, क्वालिफाइड एडवर्ट, ठीक है। ये वैसे क्वालिफाइड है। मटेरियल इफेक्ट है कि परवेसिव के, दोनों डिस्कस करेंगे। आपको पता है जहां कहीं प्रॉफिट दिया हो तो हमने बताना, तो फिर दोनों डिस्कस नहीं करने, ये बेटा बिल्कुल शेयर करना। अच्छा डिस्क्लोज, अगर क्लाइंट ने इसको डिस्क्लोज किया हुआ है, अनमोडिफाइड ओपिनियन और एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का केस नहीं भाई, इस जैसा केस आपने कल तो कुछ और करवाया था। कल ठहर जाए, कल जो क्वेश्चन था हमारा ये वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर था 30, इसका पार्ट 2 था। क्वेश्चन 30 का पार्ट 3 है। इसमें भी तो कोर्ट केस था। हाँ तो कैसे भाई कोर्ट केस होता है, तो किसी केस में आप कहते हैं एम्फसिस ऑफ मैटर, किसी केस में कहते हैं गोइंग कंसर्न। तो ये फर्क किस वजह से आता है भाई, क्वेश्चन 3 में कौन सी ऐसी चीज है, क्वेश्चन 30 के पार्ट 3 में कौन सी ऐसी चीज है जो इस असेसमेंट वाले क्वेश्चन में नहीं है, जिसकी वजह से आपने कहा उधर गोइंग कंसर्न आएगी, इधर सिर्फ एम्फसिस ऑफ मैटर है। बैंकरप्सी वाला फर्क समझ आया है, दोनों लीगल केसेस, लेकिन उधर कह रहा था बैंकरप्सी, हम गोइंग कंसर्न की तरफ चले गए। इधर बैंकरप्सी नहीं कह रहा, इसलिए हमने क्या दिया, एम्फसिस ऑफ मैटर दिया। और अब मुझे वैसे 50-50 है, लेकिन कॉन्फिडेंट हूं कि जवाब दे नहीं सकेंगे भाई। एम्फसिस ऑफ मैटर तो दिया जाता है एक्सेप्शनल लिटिगेशन पे। आपको कैसे पता चला ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन? नहीं, जिससे पूछ रहा हूं वही बताए, जिससे पूछ रहा हूं वही बताए भैया जी मेरे भाई। देखा तुम्हारा पूरा एतमाद है, आप हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं। और भाई पहले भी बताया ना, पहले लिखा ना अभी आप लिखेंगे।
जो एग्जाम में जो भी आ गया वो एक्सेप्शनली लिटिगेशन, एग्जाम में जो भी लिटिगेशन आ गई वो एक्सेप्शनली है। अच्छा अब भी नहीं लिखेगा, अब भी नहीं सर याद हो गया बस ठीक, और लिखेगा तो ऐसी पर्ची पे लिखेगा जो आज के बाद क़यामत तक नहीं नजर आएगी जी। तो ये असेसमेंट क्लियर है, कोई पॉइंट तो नहीं है इसमें, कोई मसला तो नहीं। चलिए अब केस स्टडी के लिए टाइम थोड़ा कम है तो इसको कल पे कर लें। तो केस स्टडी प्रैक्टिस कल की आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है, यही हम स्टार्ट में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे 10-15 मिनट में डिस्कस हो जाए। भैया अभी नहीं है, फिर वही तैयारी करना शुरू कर दो। कल ये केस स्टडी, कल के लिए कोई और असाइनमेंट नहीं दे रहा, और कल और परसों का लेक्चर जो है वो आपके लिए इंतहाई अहम होगा। हमने कोड ऑफ एथिक्स के केस स्टडी पोर्शन की तरफ जाना है। कल वैसे असूली तौर पे प्रिंसिपल्स के बाद थ्रेड्स की बारी आती है, मैं पढ़ाऊंगा थ्रेड्स ही, लेकिन थ्रेड्स में जो एग्जाम्पल्स हैं मैं सिर्फ उनको ऊपर ऊपर से नहीं गुजारूंगा, बल्कि उन एग्जाम्पल, क्योंकि वो ICAP की केस स्टडी में टेस्ट होती है, तो एक एक एग्जाम्पल को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। कल क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल को हमने डिटेल में कि केस स्टडी में ICAP इसको कैसे पूछता है। तो इसीलिए वैसे तो उसे 15-20 मिनट में भी फुड़काया जा सकता है, लेकिन हम उसके ऊपर 2 लेक्चर लगाएंगे। किसके ऊपर भला, थ्रेड्स के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर 2। तो कल और परसों कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी की प्रैक्टिस है, छुट्टी नहीं करनी आपने, ठीक है। और ये आपके टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट, भैया ले आए टेस्ट ले आइए, आपके